इस ब्रह्मांड के कण कण में एक चीज कांस्टेंट है और वो है गति, मतलब कि मौसम। और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आज हुआ, ब्रह्मांड के कण कण में गति ब्रह्मांड के जन्म से ही शुरू हो गई। आज पृथ्वी के जन्म से करोड़ों साल बीत चुके हैं और हमारी जो सभ्यता है वो भी यहाँ हजारों वर्षों से रह रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी सभ्यता की बात करें तो हम मतलब कि इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद लोग गति को आज से तकरीबन 300 साल पहले तब समझ पाए जब दुनिया के सामने सर आइजैक न्यूटन ने गति के कुछ नियमों को रखा। इन शॉर्ट अगर कहें तो गति को यानी कि मोशन को हम इस वक्त जो पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं वो मोशन को इस तरीके से ब्रीफली तब समझ पाए ना जब सर आइजैक न्यूटन ने गति के इन तीनों नियमों को हमारे सामने प्रतिपादित किया, मतलब कि दुनिया के सामने रखा और दुनिया के सामने मोशन को समझने और दिखाने का एक नया तरीका दिखाया। और अपने नियमों के तहत मतलब कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के तहत दुनिया को इसे समझाते हुए कई एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम न्यूटन ने हमें बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या फिर गति की अवस्था में तब तक रह सकते हैं ना जब तक कि उस वस्तु के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर यूं कहें कि पावर ना लगाया जाए। मतलब समझा? अब इसे ऐसे समझो, ठीक है, मतलब कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक गतिशील है मतलब कि मोशन में है या फिर यूं कहें कि तेजी से घूम रही है और दूसरा स्थिर है। तो ऐसे में ये दो अलग अलग चीजों की दो अलग अलग अवस्थाएं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये कहता है ना कि दोनों ही चीजें अपनी अपनी अवस्थाओं को एज इट इज ऐसे ही बनाए रखें, मतलब कि जो चीज गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा और जो चीज स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी तब तक जब तक कि उस यानी कि ये दोनों ही चीजों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आके काम ना करे। मतलब कि इन दोनों ही जो की अवस्थाएं हैं उनमें तभी बदलाव हो सकता है जब कोई बाहरी बल इन पे लगेगा और वो काम करे। अब इस तरह की स्थिति जो होती है उसमें ऊपरी जो बल लगता है वो उस स्थिति में उस वस्तु की या तो गति को बढ़ा देगा या फिर उसे धीमा कर देगा। मतलब कि किसी भी वस्तु की किसी भी अवस्था में लगाया गया जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस वस्तु की गति को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब इस तरह से लोगों ने गति को तो समझ लिया, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या ये थी ना कि अब गति का निर्धारण यानी कि मतलब कि जो मोशन है ना उसे डिटरमाइन यानी कि उसका निर्धारण कैसे किया जाए। देखो यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीजें आ रही हो कि न्यूटन ने जो लॉ दिया उससे हमें क्या और इसमें क्या खास है। न्यूटन के सर पे वैसे भी एक स्टोरी प्रचलित है कि न्यूटन के सर पे एक सेब आकर गिरा और उसके बाद उसके दिमाग में जो है उसे दुनिया के सामने रखा। और यार ठीक भी है, लेकिन सवाल उठता है ना कि सारी चीजें पहले भी होती थी लेकिन किसी ने इस पे गौर क्यों नहीं किया या फिर किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ऐसी ही थ्योरी दुनिया के सामने पहले किसी ने क्यों नहीं रखी और क्या ये सब्जेक्ट इतना छोटा है कि इतना ही सिमट जाए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये इस वीडियो में आगे बने ना फिर पता चलेगा कि ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं। यह जो पूरी अवधारणा है और जिस थ्योरी से रिलेटिव हम बात कर रहे हैं ना वो दुनिया में फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स साइंस में दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी है। फिर इसे यूं कहना कि यह सदी की सबसे बड़ी थ्योरी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब थोड़ा हम अपनी बात में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत वहां से करते हैं जहां से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मिलने के बाद गति को निर्धारित करने का एक नई चुनौती हमारे सामने थी। और यह चुनौती हमारे सामने क्यों आई थी इसे इस बात से समझिए। जैसे कि मान लो कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका एक मित्र एक ट्रेन में बैठा है, ठीक है, और वो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके सामने से गुजर जाती है। तो जैसे ही ट्रेन आपके सामने से गुजरी तो आपने देखा कि आपका मित्र भी उस ट्रेन के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। फिर चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता। अब जिस समय वो ट्रेन आपके सामने से गुजरी ठीक उसी समय ट्रेन में बैठा आपका दोस्त देखता है कि ट्रेन में अन्य लोग भी बैठे हुए हैं और वह पूरी तरह से उसके लिए अस्थिर है। मतलब कि उसके लिए ट्रेन में मौजूद सभी जो व्यक्ति हैं जिनके साथ वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ उसके लिए उनकी गति 0 है। और अगर आप अब तक की कहानी समझ गए ना तो यही तो समस्या है। आपको नहीं लगता कि इस स्थिति में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ट्रेन की गति को किसके अनुमान पर निर्धारित किया जाए। मतलब कि जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए या फिर जो बाहर से उस ट्रेन को गति करते हुए देखते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो व्यक्ति जो अपने दोस्त को उस ट्रेन के साथ गति करते हुए देख रहा है। और इस स्थिति में यहाँ पर दो अलग अलग पहलू बन जाते हैं और समस्या है कि दोनों पहलू जो है ना एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब इस स्थिति में या तो हम गति के जो निर्धारण है उसे ट्रेन में बैठे व्यक्ति के अनुमान पर कर सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो व्यक्ति है उसके अनुमान पर इसका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन समस्या है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर ना बिल्कुल सही है। बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े जिस व्यक्ति के लिए वो स्पीड वो जो गति है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो वहीं उस ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए वही गति 0 है। अब बताइए कितनी बड़ी समस्या है ना। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मतलब वो दोनों गलत भी नहीं है ना। और अब जब इतनी बड़ी समस्या थी तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना बहुत जरूरी था। तो इसी समस्या को दूर करते हुए फाइनली अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई थ्योरी दी जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। और उन्होंने अपनी इस थ्योरी के माध्यम से दुनिया को बताया ना कि मोशन जो है यानी कि गति वह कैसे रिलेटिव है, मतलब कि सापेक्ष है। और अपनी इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया ना कि किसी भी वस्तु की गति का मान इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अनुमान स्थिर होकर लगाया जा रहा है या फिर गतिशील होकर। और फाइनली अल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी ने एक फिजिक्स साइंस और इस दुनिया से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक ऐसी समस्या को हल कर दिया ना जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, मतलब कि गति। लेकिन इसी कहानी यही खत्म नहीं होती और इस थ्योरी के साथ ही कई अलग अलग जो सवाल जो है उस दुनिया और वैज्ञानिक तथा साइंस के सामने आकर खड़ी हो गई, मतलब कि पहले से भी बड़े सवाल और जटिल भी। अब इन सारे सवालों और इनके जवाब के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी एक नई थ्योरी और इसे आना अभी दुनिया के सामने बाकी था और इससे ही नाम दिया गया द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बताएंगे आपको इन सारे सवालों, इनके जवाब और नई थ्योरी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन की नई थ्योरी द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जिसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी थ्योरी कहा जाता है, जिसने ब्रह्मांड के कई अनसुलझे सवालों को सॉल्व किया।
इस ब्रह्मांड के कण कण में एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज मौसम।